हाय एवरीवन, दिस इज विशाल। स्वागत है आप सबका करंट अफेयर वीकली एनालिसिस फरवरी 2025 के पार्ट 2 में। जैसा आपको पता है कि हमने पार्ट 1 लास्ट वीक किया था और वहाँ हमने फरवरी 1 से लेके बजट को छोड़ दीजिए तो फरवरी 1 से लेके फरवरी 15 से लेके 16 तक की हमने सारी न्यूज़ कवर की थी, इसलिए वो वीडियो थोड़ा सा लेंदी भी हो गया था। और इस बार हमने एक वीक का पूरा जो मेजर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, और जैसा कि पिछली बार हमने किया था कि हमने टॉपिक वाइज सेग्रीगेशन करने की कोशिश की है और हमने सिर्फ उन टॉपिक्स को उठाया है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट हैं एंड दे आर बिलोंगिंग टू डिफरेंट सेक्शंस, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉलिटी। तो पॉलिटी में इस हफ्ते की जो सबसे बड़ी न्यूज़ रही थी वो आपकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इलेक्शन कमीशन। देखिए, आप यूपीएससी के पेपर में अपीयर कर रहे हैं तो ये तो मत ही सोचिए कि इलेक्शन कमिश्नर का नाम पूछा जाएगा या ये पूछा जाएगा कि ये किस नंबर के इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। द 26th इलेक्शन कमिश्नर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं, ज्ञानेश कुमार बने हैं। अब वो किस कैडर के आईएएस ऑफिसर थे, ये सारी न्यूज़ें आपको इंस्टाग्राम रील्स वगैरह में इंफॉर्मेशन मिल रही होगी, लेकिन ये आपके एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट नहीं है। यूपीएससी एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहाँ से एक्सट्रैक्ट करता है? Question seems to be have been appeared from the current affairs segment, but it might be asked from the polity. ओके, तो इलेक्शन कमीशन जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पड़ती है आपकी, किस आर्टिकल में है आपको पता ही, आर्टिकल 324 में है। ये भी स्टेट पीसीएस पूछ सकता है, यूपीएससी ये नहीं पूछता है। स्टेट पीसीएस देयर इज़ अ ऑप्शन दे कैन आस्क। लेकिन यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इस बार के एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट हो जाती है वो है एक एक्ट आया था 2023 में जिसका नाम था चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। अब आप कहेंगे 2025 चल रहा है तो 2023 का एक्ट क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ज्ञानेश कुमार वो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं जो इस एक्ट के अंतर्गत नियुक्त हुए हैं। आपको पता ही है आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन का मेंशन आपको मिलता है, और जहां पर द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज़ टू बी मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन जो इसका प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई नहीं किया है, जिसके चलते एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन मिल जाता है अपने तरीके से करने का। जैसे आपको पता ही है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जो चीफ जस्टिस होते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के, उनका जो अपॉइंटमेंट का तरीका है वो तो पता ही है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको अपॉइंट करता है, लेकिन जो मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट है उसको लेकर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकेशन नहीं दी गई थी, जिसके चलते हुए आपको पता है फर्स्ट जजेस केस आता है, सेकंड जजेस केस आता है और थर्ड जजेस केस आता है, जिसके चलते कोलिजियम सिस्टम की स्थापना होती है। अब ये कोलिजियम सिस्टम जो बना, इट वॉज लाइक आप क्योंकि जुडिशरी से रिलेटेड तो डायरेक्टली एक्यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर एक चार्ज लगा नेपोटिज्म का, फेवरेटिज्म का। उसमें कहा गया कि जुडिशरी on the basis of nepotism or favoritism on pretext of the seniority they might be promoting some kind of such things, okay, जिसके चलते हुए एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बना था 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, और जिसको जुडिशरी ने ही नल एंड वॉइड घोषित कर दिया था। द रीज़न गिवन वॉज दैट इट वॉज रिगार्डेड एज अ एग्जीक्यूटिव एनक्रोचमेंट ऑन द जुडिशियल फंक्शनिंग, वायलेटिव ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। ओके, यही इलेक्शन कमीशन के केस में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। अब हुआ क्या था कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, उसमें यह कहा गया था कि एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी। देयर माइट बी अ अपॉइंटमेंट ऑफ अ सिलेक्शन कमेटी विच विल बी कंप्राइजिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड द थर्ड पर्सन हियर वॉज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, ये अपॉइंटमेंट कमेटी जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति करेगी, मतलब इट विल लाइक प्रपोज अ नेम और समथिंग लाइक दैट, और ऑब्वियसली जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वो उसको अपॉइंट करेगा। अब हुआ क्या कि जो हमारी एग्जीक्यूटिव थी, ओके, जिसका पता ये डी ज्यूरी डी नॉमिनी वाला चक्कर क्या होता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपका डी नॉमिनी होता है और आपका डिफैक्टो जो होता है आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो जाता है। द प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द आइडेंटिटी एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और द लेट्स से द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसके चलते ये सारा कन्फ्यूज़न फैल गया। अब इन लोगों ने जो मतलब बेसिकली आप इसे गवर्नमेंट कह सकते हैं, ओके, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट केम अप विद अ प्रपोजल दैट दे फॉर्म्ड अ सिलेक्शन कमेटी। इन्होंने एक सिलेक्शन कमेटी बनाई, ओके, फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और इसके 3 मेंबर थे। एक था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दूसरा था लीडर ऑफ अपोजिशन, सॉरी मैंने यहाँ भी एलओपी गलती से लिख दिया है, लीडर ऑफ अपोजिशन समझिए राहुल गांधी जो है। अब जो तीसरा व्यक्ति था यहाँ पे, पहले तो प्रपोजिशन ये गई थी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा, ये जुडिशरी का प्रपोजल था। इन लोगों ने यहाँ पे होम मिनिस्टर को डाल दिया, ओके, जो कि अमित शाह हैं, यानी बेसिकली दे एक्सक्लूडेड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
तो इसके चलते हुए यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या लेता है हमें नहीं पता। 19 फरवरी को फिलहाल एक डेट रिजर्व की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ फैसला लेगा, डिसीजन लेगा, लेकिन उससे पहले ही ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति हो जाती है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन न्यूज़ में आ गया है और ये एक्ट भी इंपॉर्टेंट हो गया है। तो इसके बारे में आप जितना हो सके देख लीजिएगा। आपके प्री और मेंस दोनों में ही ये क्वेश्चन आ सकता है। प्री में किस फॉर्म में आएगा, सिलेक्शन कमेटी पे बन सकता है क्वेश्चन कि 3 मेंबर्स कौन से थे, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, ध्यान रखिएगा। प्रपोजिशन थी बट इन्होंने होम मिनिस्टर को डाल दिया। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हैं इसमें। थोड़ा सा देख लेते हैं इस ऑर्डिनेंस के बारे में। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड द टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023, ये आपको बता ही चुका हूँ। 324 में स्पेसिफाई कर दिया है कि ही विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, समथिंग लाइक दैट। ओके, अभी का लॉ क्या कहता है कि सीसी एंड इलेक्शन कमीशन अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अंडर द सील ऑफ द प्रेसिडेंट। और ये जो भी जजमेंट है वही सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी कि प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन आपका, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो कि यहाँ पे होम मिनिस्टर थे, इन लोगों ने मिलकर इसकी नियुक्ति की। ओके, बाकी सब वही इन्फॉर्मेशन है डिटेल में, ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगी। वही सब कहानी जो आपको बताई थी कि इन 2023 द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अनूप बनरवाल केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू चेंज द प्रोसेस फॉर द इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट and the selection committee would be comprising of the prime minister, leader of opposition in parliament, and the chief justice of India, which will be making recommendations advising the president to appoint the election commissioner of India, okay, until parliament is willing to enact some kind of a separate law on the subject. And now here parliament came up with this thing that prime minister, leader of opposition, okay, and cabinet minister, that is the home minister, they will be appointing the chief election commissioner, okay. इस एक्ट के बारे में कि दिस एक्ट ऑफ 2023 रिप्लेस द 1991 एक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट, ये आप देख सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। इसके अंतर्गत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलती है। Chief Election Commissioner enjoy the Supreme Court judge level salary and the benefits. They are granted immunity from the civil and the criminal proceedings for the official duties, and there is a search and the selection committee for the appointment, जो कि पहले 91 के एक्ट में स्पेसिफाई नहीं थी। ये सारे इसके प्रोविजन है। Alongside a fixed tenure for the Chief Election Commissioner, जो कि आपको बताइए ऑब्वियस सी बात है 5 years होता था। पहले क्या होता था, जो सीनियर मोस्ट इलेक्शन कमिश्नर होता था वही प्रमोट होकर सीसी बना दिया जाता था। अब ऐसी नेसेसिटी हटा दी गई है। ओके, सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट मैंडेट्स अ सर्च कमिटी विच इज चेयर्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ Law and Justice with 2 senior officials to prepare the panel of 5 names. The recommendations are submitted to the selection committee comprising, जिसके बारे में बताया था, leader of opposition and everything. Okay, यही सब चीज़ें इसमें हैं जो मैंने अभी आपको बताई। ओके, अब यहाँ क्वेश्चन यही लग जाता है अबाउट द पोटेंशियल इरोजन ऑफ द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी। चक्कर क्या है, चीफ इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिस होता है वो बार बार न्यूज़ में रहता है रिगार्डिंग द ईवीएम्स। ओके, बार बार ये कहा जाता है कि जो इलेक्शंस होते हैं दे आर बेसिकली मैनिपुलेटेड बाय द गवर्नमेंट ड्यू सम पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स। तो इसके चलते हुए इसकी क्रेडिबिलिटी पे एक इशू लग जाता है। प्रॉबिटी का क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि एथिक्स के पेपर में भी प्रॉबिटी एंड गवर्नेंस से लेके ये एक क्वेश्चन बना दें यहाँ पे, तो वहाँ पर भी आप इस एग्जांपल को इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही सेंसिटिवली। ओके, पॉलिटी के लिए यही एक न्यूज़ मुझे इंपॉर्टेंट लगी थी। वैसे तो बहुत छोटी मोटी आती रहती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, हिस्ट्री के सेगमेंट में तमिल सिविलाइजेशन न्यूज़ में रहा था। द हिंदू ने इस पर प्रॉपर एक आर्टिकल कवर किया था और ये मैंने कंपाइलेशन वहीं से लिया है। इट वॉज इन न्यूज़ बिकॉज द रिपोर्ट एंटिक्विटी ऑफ आयरन रिसेंट रेडियोमेट्रिक डेटा फ्रॉम द तमिलनाडु स्टेट्स दैट the iron age began in Tamil Nadu dating back iron usage to the first quarter of the 4th millennium BC। अगर टेक्निकली ये माना जाता है कि इंडियस वैली सिविलाइजेशन से भी पहले या समवेयर पैरेलल टू द IBC सिविलाइजेशन देयर वाज एग्जिस्टिंग अ काइंड ऑफ आयरन एज इन द तमिलनाडु रीजन, जिसके चलते हुए कुछ क्षेत्रों को आइडेंटिफाई किया गया है, कुछ रीजन्स को आइडेंटिफाई किया गया है जो द हिंदू ने कवर किए थे। एक लिस्ट बनाई है कि 2015 से लेकर 2025 तक जितने भी एक्सकेवेशंस हुए हैं तमिलनाडु में उनको स्पॉट किया गया है। और मतलब जो भी उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट ने अपना एक प्रेस रिलीज दिया था उसमें साइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी, हाउ दे आर रिलेटिंग टू द आयरन एज। ओके, और जो भी स्पेसिफिकेशन है कि क्या क्या चीज़ें वहाँ खुदाई में मिली, ये सब चीज़ें। इसीलिए तमिल सिविलाइजेशन की जो डेटिंग की जा रही है, माना जा रहा है वो या तो IBC के समकक्ष हो जाएगी या IBC से भी पुरानी हो जाएगी। तो इट विल रेज सम वेरी जनरल क्वेश्चंस रिगार्डिंग द लाइक द आर्यन माइग्रेशन एंड एवरीथिंग लाइक दैट। अभी तक यही माना जाता था कि यहाँ पे IBC वाले रहते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इससे पहले कुछ प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन भी थे यहाँ पे। ओके, आपको पता ही है सिनोली एक्सिबिशन हो चुके हैं ऑलरेडी। ओके, जिसमें एक रथ मिला था, चैरियट मिला था, कुछ वॉरियर्स मिले थे और ऑब्वियस सी बात है ब्रॉन्ज से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें मिली थी। ओके, तो ऐसा माना गया था कि ये जो वॉरियर ट्राइब थी सिनोली की, मतलब जो सिनोली एक्सिबिशन जो साइट हुई थी वहाँ पे मिली थी, दे वर लाइक प्रिकर्जर्स टू द आर्यंस। आर्यन से भी पहले के लोग थे और यहाँ पे चैरियट्स मिले थे। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है
जैसा कि माना जाता है कि जो आर्यंस आए थे वो घोड़ों पे आए थे। आर्यंस वर द वन हु ब्रॉट हॉर्सेस टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द सेंट्रल एशियन रीजन। ओके, उससे पहले जो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले थे उनका घोड़ों से मतलब अवगत तो होंगे, ऑब्वियस सी बात है, आना जाना लगा रहता था दूसरे सिविलाइजेशन का भी, लेकिन द हॉर्सेज वर नॉट फाउंड इन दिस रीजन। हॉर्सेज वर ब्रॉट and the chariots which were found in the Sinoli excavation are driven by horses only. So how is it possible that a tribe was existing in the Sinoli much prior to the coming of the Aryans? इसका मतलब ये continued civilization था। तो जब भी कोई नया एक्सकेवेशन होता है तो पुराने जो मान्यताएं होती हैं, पुरानी जो हिस्टोरिकल जो भी फाइंडिंग्स होती हैं उसको चुनौती दे देता है। तो हिस्ट्री कैन नेवर बी रिगार्डेड स्टैटिक, इट इज़ डायनेमिक सिंस देयर विल बी वन एक्सकेवेशन एंड एंटायर कोर्स एंड टाइमलाइन ऑफ द हिस्ट्री विल बी शिफ्टेड। यही चीज़ यहाँ पे हो रही है कि तमिल सिविलाइजेशन में कुछ जगहों को आइडेंटिफाई किया गया है और ये कहा गया है कि ये आयरन एज को बिलोंग करती हैं। ओके, तो ये बस देख लीजिएगा इसके बारे में। अच्छा, एक यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चन पूछा था और आपका जो स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम है वो भी काफ़ी हद तक अब यूपीएससी से सिंक्रोनस होने लगा है, इसीलिए मैं बार बार यूपीएससी का नाम ले रहा हूँ। तो जब आप पढ़िए तो एक बार यूपीएससी के भी हिस्ट्री से रिलेटेड प्रीवियस से क्वेश्चन देख लीजिएगा। जैसे पहले आपको पता ही है जो यूपी पीसीएस आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछता था हिस्ट्री में, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते थे, ठीक है, मतलब बहुत जनरल से, लाइक आईबीसी से पूछेगा तो क्या पूछ लेगा, जैसे एक पर्टिकुलर साइट है उसमें कौन सी चीज़ मिली, क्या मिली, ज़्यादातर उनका फोकस बुद्धिज़्म और जैनिज़्म पर रहता था, ठीक है। अब रिसेंटली वो लोग साइट्स फाइंडिंग्स, अभी रिसेंटली यूपी पीसीएस देखिए बार बार हड़प्पन साइट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूपी में ये जगह है, मांडू उन्होंने जम्मू कश्मीर से पूछ चुके हैं, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। बार बार उन्होंने सहारनपुर के एक्सिबिशन के बारे में पूछा है, ठीक है। तो ये सब देख लीजिए। एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था ड्रेनेज सिस्टम पे, उन्होंने किया था एक्चुअली में कुछ साइट्स के नाम दिए थे और कहा था दे बिलोंग टू द proximate like the in the geographical proximity of which particular river drainage basin। तो जब भी आप किसी साइट को देखिएगा, ठीक है, तो ये देख लीजिएगा कि वो साइट किस ड्रेनेज सिस्टम के पास आती है। मतलब ऊपर की साइड में तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आपकी पता ही है कावेरी निकल रही, वो कृष्णा निकल रही है और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के ऊपर की साइड में, अगर नीचे की साइड में है तो कावेरी पड़ेगी वहाँ पे, ठीक है, और कुछ छोटी रिवर्स भी हो सकती हैं। तो द तमिल सिविलाइजेशन वॉज फ्लोरिशिंग अलॉन्ग द मेजर रिवर्स लाइक द थम्बी, बरानी, वाईगाई एंड द नोयल, फॉर्मिंग अ कॉन्टिन्यूस कल्चरल एंड द इकोनॉमिक नेटवर्क। ओके, तो इसकी मैपिंग वगैरह थोड़ी देख लीजिएगा, इन साइट्स के नाम थोड़ी देख लीजिए, जैसे शिवगलाई, इसको कहीं कहीं पर शिवकलाई भी लिखा हो जाता है, इसकी डेटिंग की गई है समवेयर दिस। बार बार पढ़ने में टाइम वेस्ट होगा, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नजर मार लीजिएगा। इसकी सिग्निफिकेंस ये है, इट इज़ अ आयरन एज साइट विद द एविडेंस ऑफ द पैडी कल्टिवेशन। पैडी बताइए, ये आपकी धान की खेती वगैरह होती, चावल उगाते हैं, तो उस समय आयरन एज साइट है, मतलब हमें आयरन के टूल्स मिले हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है आपका, आपने एक वर्ड सुना होगा मेगालिथिक कल्चर। ओके, बहुत सारी मेगालिथिक साइट्स जो हैं आपकी साउथ में मिलती हैं, डेक्कन साइड में मिलती हैं, आपको स्पॉट करनी है वो कौन सी साइटें हैं। आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, केरल में तो मुझे लगता नहीं है, शायद एक दो रही होंगी, फिलहाल फोकसिंग का तमिलनाडु आंध्र प्रदेश रीजन में था, कर्नाटक में भी पाई गई थी। आपको वो साइट्स को आइडेंटिफाई करना है और पता करना है कि मेगालिथिक स्पेसिफिकली किस बारे में था, ठीक है, स्टोन्स के बारे में था कि आयरन्स के बारे में था, देख लीजिएगा थोड़ा सा, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए आते हैं। द मेगालिथिक एज करस्पॉन्ड्स टू द फाइंडिंग्स ऑफ विच पर्टिकुलर थिंग। ओके, अब यहाँ आपको पता ही है, लिखा है, आप देख सकते हैं, स्केलेटन रिमेन्स मिले, आयरन टूल्स मिले हैं विच वर कन्फर्मिंग अर्ली मेटलर्जी। ऑब्वियस सी बात है, अगर आयरन के टूल्स मिले तो मेटलर्जी जैसी चीज़ रही होगी। मेटलर्जी आपको पता ही क्या होता है, मेटल्स को बनाना, ठीक है। आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स फ्रॉम शिवकला इन तमिलनाडु शो दैट द आयरन इज सिविलाइजेशन ऑफ द तमिलनाडु रैन पैरेलल टू द आईबीसी। ओके, डेटिंग एस्टैब्लिश इट अराउंड 2500 BC to 3000 BC, सजेस्टिंग द एडवांसमेंट ऑफ द मेटल एज। ओके, कहीं ना कहीं आपकी आर्यन इन्वेजन थ्योरी को चैलेंज करता है। ओके, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आर्यंस वर कम्प्लीटली एडवांस्ड रेस इन कंपेयर टू लाइक मोबिलिटी। ओके, क्योंकि इनके पास घोड़े थे, और वहीं जो आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग थे, नो डाउट दे वर द सेटल्ड अर्बन सिविलाइजेशन, मटेरियलिस्टिकली वेरी एडवांस। वो लोग ज़्यादा मंदिर और नेचर वर्शिप वगैरह में बिलीव नहीं करते थे, बट स्टिल देवर कंपेरेटिवली मच एडवांस, क्योंकि आर्यंस जो आए थे वो तो झोपड़ों में रहते थे, ट्राइब्स थी बेसिकली, ठीक है। उन्होंने पानी वानी भी पहली बार देखा था, जब आए थे यहाँ बड़े खुश हो गए थे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया देखिएगा एक बार, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया श्याम बेनेगल ने अडैप्ट की थी, बहुत अच्छा सीरीज़ है, उसको देखिएगा, हिस्ट्री पे बहुत इंसाइट मिलेगी। केलड़ी, इससे रिलेटेड यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका, हो सकता है पीसीएस भी पूछ ले। तो इट इज़ अर्बन सेटलमेंट विद द तमिल ब्राह्मण इंस्क्रिप्शंस, अ फ्लोरिंग वीविंग इंडस्ट्री, एडवांस क्राफ्टमैनशिप हाईलाइटिंग द अर्ली अर्बन कल्चर। यानी कि जो शिवकलाई था, इट वॉज फोकसिंग ऑन द मेटलर्जी सेगमेंट, पैडी कल्टिवेशन, और जो केलाड़ी साइड मिली आपकी तमिलनाडु में, इट वॉज लाइक फ्लोरिशिंग वीविंग इंडस्ट्री थी यहाँ पे, ठीक है, क्राफ्टमैनशिप आपको देखने को मिलती है। अडी चनलूर, ये भी आपके 3rd मिलीनियम BC को बिलोंग करता है। ओल्डेस्ट नोन ब्यूरियल साइट विद गोल्ड डायमंड्स। माइक्रोलिथिक टूल्स, माइक्रोलिथिक मतलब छोटे छोटे टूल्स होते हैं, ठीक है, बड़े टूल्स बनाना आसान होता है, छोटे टूल बनाना जो होता है आर्टिस्टिक क्राफ्टमैनशिप को शो करता है।
तमिल ब्राह्मी पॉटशेट्स इंडिकेटिंग अ सोफिस्टिकेटेड एंशिएंट सिविलाइजेशन। ओके, 3 साइटें हो गई आपकी, आदि चल्लूर हो गई, शिवगलाई हो गई, और आपकी अभी आपने देखी थी एक और थी, केलाड़ी हो गई। इसके अलावा आप देखेंगे कोरकाई नाम की एक साइट मिली है। इट यूज्ड टू बी वंस द कैपिटल ऑफ द पांडियन किंग्स। एक्सकेवेशन रिवील्ड, ऑब्वियस सी बात है, इस सिविलाइजेशन के बाद में पांडियन आए थे, ठीक है, बट इट करस्पॉन्ड्स टू द पांडियन डायनेस्टी। तो द एक्सकेवेशन रिवील्ड अ शेल बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री, मतलब चूड़ी बनाने का उद्योग यहाँ पे होता था, ठीक है, विच हैज़ ट्रेड लिंक्स विद द गैंगेटिक प्लेन्स कन्फर्मिंग द मैरीटाइम ट्रेड। मैंने कहा नहीं कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी वगैरह चैलेंज होने लगेगी इससे। एक साइट और मिली है, महिला दुमपराई। ओके, ये 40 to 100 ईयर्स से वो पुरानी है, मतलब आप देखेंगे तो IBC से भी थोड़ी पुरानी हो जाती है। तभी फिर यहाँ सीन में आ जाता है महाभारत पीरियड, क्योंकि महाभारत की जब डेटिंग की गई जो समवेयर 5000 BC के आसपास पाई गई है। सिनौली एक्सकेवेशन वगैरह भी इसी पीरियड को बिलोंग करते हैं। तो वही महाभारत अगर आ जाता है तो महाभारत आपको पता है घोड़ों पे हुआ था, ठीक है। इसको NCERT ने पहले द बैटल ऑफ 10 किंग्स वगैरह से डिफाइन किया था, उससे पैरेललिटी फाइंड करने की कोशिश की थी। लेकिन अगर ऐसी चीज़ें आ रही हैं बार बार तो हो सकता है हिस्ट्री का जो पूरा कोर्स है, पूरी टाइमलाइन है, चेंज हो जाए, ठीक है, अभी कह नहीं सकते हैं। इसीलिए जब ऐसे एक्सकेवेशन आया करें इन पर थोड़ी नज़र रखा करिए। तो इट कन्फर्म्स, ये जो मली दुलपराई है इसने कहा था कि मतलब इसमें फाइंडिंग्स में मिला कि अर्ली आयरन एज प्रेजेंस इन द तमिलनाडु, डिस्कवरी ऑफ द मेमोरियल स्टोन्स, तमिल ब्राह्मी पॉटशेट्स एंड द न्यूलिथिक टूल्स। ओके, नवपाषाण काल के कुछ आपको औजार मिले हैं इस पीरियड में। मेमोरियल स्टोन्स आपको पता है, मैंने अभी मेगालिथिक का नाम दिया था, जब भी किसी ग्रेवयार्ड वगैरह बनाते थे आसपास बड़े बड़े पत्थर रख देते थे, ठीक है, उसकी याद में। वो नायक हो सकता था सेना का, राजा हो सकता था कबीले का, कोई भी हो सकता था, मतलब एमिनेंट पर्सनैलिटी होता था। तो काइंड ऑफ अ ब्यूरियल साइट्स होती थी बेसिकली। कोडुमनल 2000 ईयर्स पुराना है कंपेरेटिवली, बाकी साइड से कंपेरेटिवली नया है। यहाँ पर भी आपको पॉटशेट्स मिलते हैं, संगमेरा का ट्रेड मिलता है, और इट्स कार्नियल बीट्स भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रियल हब था बेसिकली इन्हीं सब चीज़ों का। इंपॉर्टेंट ये है कि ये तमिल कॉमर्स को शो करता है, ऑब्वियसली बात है, पोर्ट एरिया रहा होगा। गंगाई कोंडा चोलापुरम, इसके बारे में आपने सुना ही होगा। जो राजा रजे चोला थे उनका बेटा था राजेंद्र चोला, उसने नगरी बसाई थी गंगाई कोंडा चोलापुरम, क्योंकि ये गंगा का पानी लेके आया था और वहाँ से उसने कैपिटल की स्थापना की थी। 11वीं सेंचुरी सी। ये भी यहाँ पर भी आयरन से रिलेटेड टूल्स मिले हैं, इसीलिए फोकस में है। मैंने कहा नहीं कि ये 2015 से लेके 2025 तक की जितनी भी डिस्कवरीज हैं ये सारी साइट्स हैं जो हिंदू ने कवर की थी, तो वहीं से कंपाइलेशन लिया गया। तो गंगाई कोंडा चोलापुरम, इट यूज्ड टू बी द कैपिटल ऑफ द फॉर्मर चोला कैपिटल। अभी बताइए नाम उनका, यार सबको पता होगा, आप लोग बहुत बेसिक्स के तो स्टूडेंट हैं नहीं, फिर भी बस एक रिवीजन के तौर पे इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे कॉपर ब्रेसलेट्स मिले हैं, रिवील्ड पैलेस रूइंस मिले हैं, मतलब उजड़ी हुई एक पुराने राजमहल की बस्ती, मेडिवल सिटी स्ट्रक्चर्स, एंड दे वर डिपेक्टिंग सम काइंड ऑफ द तमिल आर्किटेक्चरल ग्रैंडियर। पोरपेंट कोटाई संगम में एज को बिलोंग करता है, आपको पता ही है, संगम से हुए थे वहाँ पे, और बहुत सारे ग्रंथों की रचना हुई थी, मनी मेखलई एंड शिलापति वाला पार्ट ऑफ इट। यहाँ पे आयरन नेल्स मिले हैं, ग्लास बीड मिली है, टेराकोटा के आर्टिफैक्ट मिले हैं, देवर सिग्निफाइंग सम काइंड ऑफ द एडवांस डिफेंस एंड ट्रेडिंग नेटवर्क। ओके, आपको पता है केरला में एक पोर्ट हुआ करता था मुजीरनर करके, उसका भी कुछ था, पर्शियन ट्रेड वगैरह से लिंक था, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पल्लावरम, ओके, ये सब तमिलनाडु को बिलोंग करते हैं। ओल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेसेस विद एविडेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन सेटलमेंट, हैंड एक्सेस, मतलब हाथों की जो फरसे टाइप के होते हैं, वही लकड़ी वकड़ी काटने काम आते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिली थी, ठीक है। टेराकोटा सरकोफेग की वगैरह, दैट वाज ऑल अबाउट इट, ठीक है। इसके बारे में देख लीजिएगा, हिंदू को भी पढ़ लीजिएगा, अगर आप लोग हिंदू लेते हैं, नहीं भी लेते हैं तो यू विल गेट द PDF ऑफ इट, एंटायर कंपाइलेशन इज गिवन। बहुत डिटेलिंग आपको नहीं देखनी, बस मोटा मोटा देख लीजिए कि कहाँ पे गोल्ड बैंगल्स मिले हैं, कहाँ पे ग्लास बीट्स मिले हैं, ठीक है, और कहाँ पे आपको आयरन इंप्लीमेंट्स या फिर न्यूलिथिक वो मिले हैं, कहीं पे माइक्रोलिथ भी मिले थे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ड्रेनेज देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि कौन सी नदी ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी में पड़ती है। कल्याणी चालुक्या, ये भी अभी न्यूज़ में थे, ठीक है। बिकॉज ऑफ सम आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स दे डिस्कवर्ड सम 900-year-old कन्नड़ इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम द कल्याणी चालुक्या अराउंड द कंकल विलेज ऑफ विकरबदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना, ठीक है। तो चालुक्या जो थे बेसिकली 3 विंग्स में थे, ओके। 3 विंग्स माने जाते हैं चालुक्यास के, वन वर फ्रॉम द बादामी बिलोंगिंग टू कर्नाटका, ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेंगी, एंड द वेस्टर्न चालुक्यास एज द नेम से कल्याणी चालुक्यास। ऑब्वियस बात है कर्नाटक में रहेंगे, मैंने एक मैप भी अटैच किया था यहाँ पे, आई थिंक ये होगा यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे, दीज वर द चालुक्यास ऑफ बादामी, ठीक है। बादामी आज की डेट में कर्नाटक से करस्पॉन्ड करता है, ओके, सिमट गए थे। बाकी 3 विंग्स थी इनकी, 3 वेव्स थी, ये सब आपको उसमें मिल जाएंगी। और ये जो इंस्क्रिप्शन थे जो भी मिले हैं 900 साल पुराने, दे डेट बैक टू 1129 to 132 AD। इसमें डिटेल्स ऑफ सम टेम्पल कंस्ट्रक्शन मिला है और लैंड डोनेशन की बात की जा रही है। आपने 2 वर्ड सुने होंगे, अग्रहार, देवदान, ओके, ये सब आपने वर्ड सुने होंगे ना, जो मंदिर के प्रीस्ट को दे दिए जाते थे, मतलब विलेज रेवेन्यू को लेके। तो कभी कभी UPPSC का फेवरेट टॉपिक रहा है इस टाइप के टर्म्स पूछना, तो देख लीजिएगा थोड़ा सा। तो ये जो इंस्क्रिप्शन मिलाए हैं वो बेसिकली एक सोमेश्वर 3 थे,
भूकल मल्ल देव जो भी थे, ठीक है। सोमेश्वर टू बस नाम याद रखिएगा इनका, ठीक है। ये आपके चालुक्यास ऑफ बादामी से बिलोंग करते हैं, जिस पीरियड के मतलब ये हमको इंस्क्रिप्शन मिले हैं। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है बेसिकली इस राजा से संबंधित है और इस पीरियड से संबंधित है। और इस इंस्क्रिप्शन में बात किसकी जा रही है? टेम्पल कंस्ट्रक्शन की और लैंड डोनेशंस की, डीलिंग समवेयर टू अग्रहारा। अग्रहार की अगर मैं बात करूँ तो अग्रहार की शुरुआत किसने की थी? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता, गुप्ता किंग ने की थी, सतवाहना ने की थी, या फिर मौर्यंस ने की थी? देखिएगा, थोड़ा सोचिएगा कहाँ से अग्रहार शुरू हुआ था। सतवाहना दे वर अ ब्राह्मण डायनेस्टी एंड दे स्टार्टेड पैट्रोनाइजिंग द ब्राह्मण्स। तो इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं अग्रहार की इन्हीं से मानी जाती है। बाद में जब गुप्ता किंग्स बने थे, उन्होंने भी एक तरह से ब्राह्मण्स को पॉलिटिकल पैट्रोनेज देना शुरू किया था, बिकॉज ये क्षत्रिय तो थे नहीं, लेकिन स्टिल ब्राह्मण्स हैव कोरोनेटेड देम, तो हो सकता है एक रिटर्न गिफ्ट की तरह ये लोग देते हों, ठीक है। एनीवे, फोकस ऑन द चालुक्य डायनेस्टी एंड एवरीथिंग लाइक दैट। देख लीजिएगा इनके कंटेम्प्रेरी कौन थे, जैसे मैत्रिकास आपके इस साइड में, गुजरात साइड में पाए जाते थे, इस साइड में आपके गौड़ राजा थे उस समय, और यहाँ पे आपके मौखरीज थे, ठीक है। बाद में ये आपको पता है हर्षा का एम्पायर बन गया था, ठीक है। इनके साइड में इनके जो कंटेम्प्रेरी किंग्स थे वो पल्लवास वगैरह थे। They used to rule some western Deccan region between the 10th and the 12th century, founded by the Tallipala II after defeating the Rashtrakutas। ऑब्वियसली बात है, राष्ट्रकूट पहले रहे होंगे। इनकी कैपिटल कल्याणी हुआ करती थी, आज की डेट में उसे बिदार या कर्नाटक में जो बिदार जगह पड़ती है। They used to control the Deccan Plateau comprising of कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना ऑफ टुडे। इसके कुछ प्रोमिनेंट राज हैं, जैसे विक्रमादित्य 6, सोमेश्वर 1 एंड सोमेश्वर 2, जयसिम, ठीक है। और ये जो भी इंस्क्रिप्शन मिले हैं अभी हमने बताई थे किसके पीरियड को बिलोंग करते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा देख लीजिए। इनकी रिलीजियस पॉलिसी कैसी थी, कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आर्ट एंड कल्चर में भी घुमा के पूछ सकते हैं, या फिर मेंस में अगर आप लिख रहे हैं चालुक्य इसके बारे में कुछ पूछ ही लिया मान लीजिए, क्योंकि इंस्क्रिप्शन मिले हैं उनके पीरियड के, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि दे हैव पैट्रोनाइज्ड बोथ शैविज्म एज वेल एज द वैष्णविज्म अलॉन्ग विद जैनिज्म। लेकिन यहाँ बुद्धिज्म की बात नहीं हो रही है। तो शैविज्म एंड वैष्णविज्म बिलोंगिंग टू द ब्रॉडर सेगमेंट ऑफ द हिंदुइज्म, और जैनिज्म अपने आप को एक सेपरेट सेक्ट मानता है। हालांकि दे आर स्टिल ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइक से हिंदुइज्म, कोई अलग से तो आए नहीं थे भाई, महावीर हों चाहे इनके पुराने तीर्थंकर हों, उस समय एक ही धर्म चलता था, कलेक्टिवली कॉल्ड हिंदुइज्म। बट स्टिल बुद्धिज्म के पैट्रोनेज ये नहीं थे, मतलब इसको पैट्रोनाइज नहीं करते थे। शैविज्म, वैष्णविज्म, जैन, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, प्री में बन सकता है स्पेसिफिकली, ठीक है। व्हाट वाज द कॉन्ट्रीब्यूशंस टू आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द बादामी चालुक्य बादामीज, ये मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। द आर्ट एंड आर्किटेक्चर डेवलप्ड ड्यूरिंग द वेस्टर्न चालुक्य एंड द चालुक्य स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बोलते थे। दे वर नोन फॉर द वैशारा और द कन्नड़ द्राविड़ टेम्पल आर्किटेक्चर। वैशारा आर्ट आपको पता ही है, हाइब्रिड आर्ट हुआ करती थी, नागर शैली जो कि उत्तर भारत की, और नीचे की जो द्राविड़ शैली थी, इसके मिक्सचर से वैशारा आर्ट बनी थी। तो बेसिकली चालुक्यस वर पैट्रोनाइजिंग दिस वैशारा आर्ट। इसलिए आप देखेंगे चाहे हम्पी के मंदिर हों, चाहे जो कर्नाटक क्षेत्र में पाए जाने वाले बाकी मंदिर हैं, बहुत प्यारे से मंदिर हैं, शिव जी का मंदिर है बहुत फेमस, विरूपक्ष मंदिर वगैरह हैं, ये सब आपके इसी आर्ट पे बेस्ड हैं, ठीक है। दे इंट्रोड्यूस्ड इंट्रिकेट कार्विंग्स। आप साउथ के मंदिर देखिएगा एक बार, इतनी डीप उसमें आर्टिस्टिक आपको रिफाइनरी दिखाई देगी। मतलब एक मूर्ति बनी है तो उसके कान के आर पार आप एक धागा डाल सकते हैं, एक तार डाल सकते हैं, अंदर से बिल्कुल तराशा गया उसको। बहुत अच्छी कारीगरी मूर्तियों में मिलती है। स्कल्पचर्स फॉर ब्रिलियंट, परफेक्ट। स्टेप्ड वेल्स, ऑर्नेट स्कल्पचर्स। ऑर्नेट का मतलब क्या होता है? सजावटी स्कल्पचर। मतलब कोई उन्होंने मूर्ति बनाई, उकेरी हुई है, तो उसको बहुत ही अच्छे से ऑर्नेट कर दिया है। मतलब उस पर मतलब जो रत्न वगैरह जड़े जाते हैं, दैट काइंड ऑफ द थिंग, ओके, वो दिखाई देते हैं ऊपर से उसकी कार्विंग। रत्न नहीं लगे हैं, मतलब रत्नों को तराशा गया है उसमें, ठीक है। देयर स्टाइल इन्फ्लुएंस द लेटर विजयनगर एंड द होशला आर्किटेक्चर। ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाता है, कभी कभी आजकल पूछने लगे ना ABCD करके, तो हो सकता है ये पूछ लें कि द विजयनगर एम्पायर इन्फ्लुएंस द दिस कल्याणी चालुक्यास और द विजयनगर एंड द होसलास वर देमसेल्फ इंस्पायर्ड बाय द चालुक्यंस। तो ध्यान रखना आपको कि पहले चालुक्यंस आए थे, इन लोगों ने विजयनगर आर्ट को और होसला आर्किटेक्चर को इंस्पायर किया था, ठीक है। और इनके पीरियड में बनवाए गए जो प्रमुख मंदिरों के नाम हैं उनको देख लीजिएगा। जैसे महादेव मंदिर है आपका कोप्पल में, ठीक है। काशी विश्वेश्वरा मंदिर है आपका, ये लकुंडी गार्डन में है। सरस्वती टेम्पल है एक आपका गडग में है, और डोगा बसप्पा टेम्पल है, ठीक है। किस देवता का है बहुत रेलिवेंट नहीं है, महादेव तो ऑब्वियसली शिव जी का होगा। अभी देखा ही था, शैविज्म को, वैष्णविज्म को और जैनिज्म को प्रमोट करते, तो जैनों के मंदिर तो ज़्यादा होते नहीं हैं, ठीक है। बट स्टिल शैविज्म या वैष्णविज्म के ही आपको मंदिर मिलेंगे इनके, ठीक है। ज्योग्राफी सेगमेंट से एक सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ इस बार की है वो है मणिकरण, ओके। हिमाचल प्रदेश में एक हिल स्टेशन टाइप की जगह है, हॉट स्प्रिंग वाटर वगैरह पाए जाते हैं, वहाँ कोई डिबेट डिस्प्यूट चल रहा था, जिसके चलते मणिकरण थोड़ा सा न्यूज़ में आया था। इट वॉज इन न्यूज़ बिकॉज द प्रपोजल टू ट्रांसफर द हॉट स्प्रिंग वाटर फ्रॉम द Manikaran to Kasol for some tourism project. It was like raised by the public. It sparked some protest among the locals and the religious group in the हिमाचल प्रदेश। अब लोकल तो समझ में आता है, ठीक है। ये आप देखेंगे, यहाँ आपको मंदिर भी दिखाई दे रहा है, यहाँ बगल में गुरुद्वारा भी बना है। एक्चुअली में दिस पर्टिकुलर रीजन व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट मणिकरण, इट इज़ सिग्निफिकेंट फॉर बोथ हिंदूज
एज वेल एज सिख्स। ओके, यहाँ एक बहुत फेमस गुरुद्वारा भी है और हिंदुओं के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक मंदिर पाया जाता है। साथ ही साथ में इसी की प्रॉक्सिमिटी में जो नदी अभी आपको फोटो में दिखी थी वो पार्वती नदी है, ये मिलती है। तो पार्वती किसकी ट्रिब्यूटरी है और पार्वती की कौन सी ट्रिब्यूटरियाँ हैं, ये सब देख लीजिए। इसीलिए मैंने इसको ज्योग्राफी सेगमेंट में डाला है, ठीक है। करंट अफेयर में भी आ सकता है, लेकिन ये डील बेसिकली ज्योग्राफी से करता है क्योंकि हॉट स्प्रिंग न्यूज़ में था, तो हो सकता है ज्योग्राफी में हॉट स्प्रिंग वाटर पे कुछ क्वेश्चन पूछ ले। सम प्रोमिनेंट एंड द एमिनेंट हॉट स्प्रिंग साइट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसकी लोकेशन क्या है, पार्वती वैली में है, यही जो मणिकरण की बात कर रहे हैं, अलॉन्ग द पार्वती रिवर इन द कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, नोन फॉर इट्स हॉट स्प्रिंग एंड द जियोथर्मल एक्टिविटी। जियोथर्मल आपको पता ही है क्या होती है, कि जब आपकी धरती का जो अंदर का एरिया होता है वहाँ पे आपको होता है लावा, मैग्मा, मोल्टेड फॉर्म में चीज़ें रहती हैं, जिसकी वजह से जो यहाँ पे आपका सेडिमेंट्री बेसिन में जो पानी जमा होता है, ठीक है, एक्वाफायर की तरफ जो होता है वो हीट हो जाता है, तो कई बार वो आपका हॉट स्प्रिंग की फॉर्म में बाहर निकलने लगता है, ठीक है। और इसी एनर्जी को हम कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। अगर आपने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, यू कैन जनरेट सम जियोथर्मल एनर्जी। तो ये भी एक तरह की रिन्यूएबल एनर्जी में आती है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में आती है। सम इंपॉर्टेंट पासेज आर लाइक लाइंग इन द सेम जोग्राफिकल रीजन, पीन पर्वती पास, साराउमंगला पास, देपसा पास, ओके, ये सारे इसी रीजन में आते हैं। It is a pilgrimage site for both the Hindus and the Sikhs. Hindus have believed that the Manu recreated ह्यूमन लाइफ हेयर एंड आफ्टर द ग्रेट फ्लड एंड गुरु नानक, मतलब जो मनु वाली कहानी बताई आपको, पूरी दुनिया जो थी पानी में डूब गई थी और उसके बाद में मनु जो थे एक शिप पे, जहाज पे, सब जानवरों के साथ और कुछ बीजों के साथ में सवार हो गए थे, उन्होंने पृथ्वी की दोबारा रचना की थी, ठीक है, आफ्टर द ग्रेट फ्लड। तो इसी जगह से की थी, इसीलिए जगह हिंदुओं के लिए रेलिवेंट है। और गुरु नानक जो थे उन्होंने मणिकरण को विजिट किया था ड्यूरिंग हिज थर्ड उदासी पीरियड। उदासी मतलब होता है स्पिरिचुअल जर्नी पीरियड, इन 1574 बिक्रमी, मेकिंग इट अ सैक्रेड साइट फॉर द सिख्स। ओके, थोड़ा सा पार्वती रिवर के बारे में देख लेना, ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसको पार्वती रिवर कहा जाता है। पार्वती रिवर हिमाचल प्रदेश में बिलोंग करती है। इसका जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है मनतलाई ग्लेशियर है, जो कि पीन पार्वती पास के पास में है। इट इज़ अट्रीब्यूटरी ऑफ द बीस रिवर। पार्वती जो है ये आगे चल के ब्यास नदी में मिल जाती है, भूंतर पे ज्वाइन करती है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट इट। डिजास्टर मैनेजमेंट पे थोड़ा सा क्वेश्चन था वॉल्केनिक इरप्शन से लेके। एक ही ध्यान रखिएगा, कभी भी पृथ्वी के किसी भी हिस्से में कभी भी कोई वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ठीक है, कई ऐसे हैं जैसे एटना है आपका, माउंट एटना वगैरह है, ठीक है। इंडोनेशिया वगैरह में आपको बहुत सारे ऐसे आइलैंड मिल जाएंगे, स्पेशली सुमात्रा पे, जावा पे, ठीक है। इस पे आइलैंड्स आपको आए दिन एक्टिव वॉल्केनोज मिलेंगे, फटा करते हैं। तो कोई भी ऐसा वॉल्केनो अगर न्यूज़ में आता है उसके बारे में पढ़ लेना, ज्योग्राफी में वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, या तो ज्योग्राफिक लोकेशन पूछ लेगा, ठीक है, या कहीं घुमा के डिजास्टर मैनेजमेंट में क्वेश्चन डाल सकता है। इसीलिए मैंने इसको ज्योग्राफी में डालते हुए डिजास्टर मैनेजमेंट डाला, बिकॉज वॉल्केनिक इरप्शन इज इटसेल्फ अ काइंड ऑफ डिजास्टर। ओके, तो दो जगहों पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है जो पिछले हफ्ते न्यूज़ में था, एक था माउंट इटना में और दूसरा है आपका माउंट डुकोनो। तो ज्योग्राफिक लोकेशन थोड़ी देख लीजिएगा। माउंट इटना जो है एग्जैक्टली सिसिली पे बिलोंग करता है, देखेंगे ये इटली है, ठीक है। आपको पता है इटली इज़ लाइक अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ यूरोप, नीचे की तरफ जाती है, और इटली सराउंडेड बाय एड्रियाटिक सी टू इट्स लाइक यू कैन कॉल इट नॉर्थ ईस्ट एंड द टायरियन सी टुवर्ड्स द साउथ वेस्ट। यानी इटली जो एक पेनिनसुला ही कह सकते हैं इसको, तीन साइड से पानी से सराउंडेड है बेसिकली, ठीक है। इट इज़ अ काइंड ऑफ पेनिनसुलर एक्सटेंशन ऑफ द यूरोप टुवर्ड्स द साउथ, सराउंडेड बाय 3 सीज। ओके, नॉर्थ ईस्ट में एड्रियाटिक है, इधर टायरियन सी है और नीचे आप देखेंगे आइनियन सी है। अब मैं इटली क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इटली के बगल में नीचे की तरफ एक छोटा सा आइलैंड पड़ता है जिसका नाम है सिसिली, ठीक है। यहाँ पर एक और आइलैंड है जिसका नाम है सार्डिना, और ये दोनों ही आइलैंड इटली के अधीन आते हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि सिसिली पे माउंट एटना है जो कि एक एक्टिव वोल्केनो है, जो आए दिन फटा करता है। तो ये पिछले हफ्ते से इरप्ट हो रहा है, स्प्रिंग लावा एंड अट्रैक्टिंग थाउजेंड ऑफ टूरिस्ट। बहुत सारे टूरिस्ट होते हैं ना वहाँ, रील बनाने पहुँच जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि इट इज़ अ स्ट्रेटो वोल्केनो। ज्योग्राफी पढ़ना तो थोड़ा सा देख लेना कि स्ट्रेटो वोल्केनो कौन से होते हैं। इट इज़ द यूरोप्स हाईएस्ट एंड द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो। हर साल का नाटक है, इसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। एक क्वेश्चन और ज्योग्राफी में आपका आ सकता है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। ओके, यानी कि जब कोई वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो उसमें से कौन कौन सी चीज़ें निकलती हैं। आपके ऑप्शन हो सकते हैं लावा या मैग्मा, पायरोक्लास्टिक्स, ओके, ये भी निकलता है उसमें से, सल्फर, मीथेन। मैं आपको आंसर नहीं दे रहा हूँ, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मान लीजिए इतने सारे आपको ऑप्शन मिले। अब आपको आइडेंटिफाई करना है वो कौन सी चीज़ें हैं जो वॉल्केनिक इरप्शन से निकलती हैं, ठीक है। तो लावा तो पता ही है आपको, पैरोक्लास्टिक निकलते हैं, सल्फर भी निकलता है, मीथेन भी निकलता है, नाइट्रोजन भी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, देख लीजिएगा, ठीक है। एनीवे, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द वॉल्केनिक इरप्शन, अ काइंड ऑफ क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन द प्री सेगमेंट। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन कह सकता है ज्योग्राफिक लोकेशन पे, क्योंकि इटली न्यूज़ में था। ये पूछ सकता है कि जो सिसिली आइलैंड है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द कंट्री। इटली का पार्ट है, फ्रांस का पार्ट है, या किसका है। बिकॉज देयर इज सम क्रीटी आइलैंड ऑल्सो, एक क्रीटी आइलैंड करके पड़ता है, वो ग्रीस का पार्ट है। ये आपको इटली दिख रहा है, यहीं बगल में ग्रीस है,
पूरा मैप नहीं लगा हुआ, ग्रीस भी कुछ ऐसा ही एक्सटेंशन है, ठीक है। जैसे इटली ऐसे निकला है, ग्रीस इज ऑल्सो समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो एक आइलैंड क्रीट भी पड़ता है, वो ग्रीस का पार्ट है। सेम वे में जो आपका ये कॉर्सिका है, आपको दिख रहा है यहाँ पे कॉर्सिका, जैसे सार्डिना लिखा, और सिसिली है, ये इटली का पार्ट है। वैसे कॉर्सिका नाम का आइलैंड है, फ्रांस का पार्ट है। और कॉर्सिका क्यों रेलेवेंट है, क्योंकि शायद यह नेपोलियन बोनापार्ट को बंदी बना के रखा गया था उनके आखिरी समय में, ठीक है। उसके बाद फिर उनको मेनलैंड बुलाया गया, ये सब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा। क्रीट इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रीस। मैं कॉन्टिनेंटल ज्योग्राफी की बुक पे काम कर रहा हूँ राइट नाउ। आई एम ट्राइंग टू कंपाइल द बुक इन सम 80 पेजेस। और मेरी ओरिजिनल रचना नहीं, ऑब्वियसली बात है, ज्योग्राफी मैंने तो लिखी नहीं है, ठीक है। आई एम नॉट द फादर ऑफ ज्योग्राफी। आई एम ट्राइंग टू कंपाइल some facts and information on all the major continents of the world along with the major oceans। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने उसमें डालने की कोशिश की, आपको नोटिफाई कर दूंगा, और हो सकेगा तो मैं उसके पीडीएफ आपको पढ़ाने की भी कोशिश करूँगा, अगर मुझे पीडीएफ मिल जाती है, क्योंकि ज़्यादातर पब्लिशर ओपन पीडीएफ मुझे देते नहीं है, ठीक है, वो कॉपीराइट इशू हो जाता है फिर। एंड इट विल बी अवेलेबल इन द मार्केट, आई विल इन्फॉर्म यू, ठीक है। तो उसमें आपके प्री पर्सपेक्टिव से बहुत सारे क्वेश्चन आपको निकल जाएंगे, ठीक है, ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन। तो फिर दूसरा क्या था, माउंट डुकोनो, ये भी न्यूज़ में रहा था। अब ये जो आपका आइलैंड है, मैंने इसकी फ़ोटो भी अटैच की है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इंडोनेशिया पे बिलोंग करता है। आप ये देख सकते हैं, ये इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया इज़ आर्कीपेलागो। आर्कीपेलागो का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों का समूह मिलकर अगर एक देश बनाए, उस देश को आइलैंड्स या ग्रुप ऑफ आइलैंड नहीं कहा जाएगा, आर्कीपेलागो कहा जाएगा। जैसे कि इंडोनेशिया, यूपीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स आर द पार्ट ऑफ द आर्कीपेलागो ऑफ इंडोनेशिया। उसमें पपुआ न्यू गिनी भी ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है। उसमें सुमात्रा, जावा, बाली, ये सब तो पता ही है, सुलावेसी वगैरह सब कुछ दिए हुए थे। तो ध्यान रखिएगा कि इंडोनेशिया में कौन कौन से आइलैंड आते हैं। ये सारी चीज़ें मैं अपनी कॉन्टिनेंटल ज्योग्राफी की बुक में इसलिए दे रहा हूँ, ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। कि जैसे बोर्नियो करके आइलैंड है, उस पर 3 कंट्रीज बनी हुई है, मलेशिया भी उसमें आता है थोड़ा सा, ठीक है, ब्रुनई भी आता है, तो ये सब चीज़ देख लीजिएगा। तो जो माउंट डुकोनो है, इट लाइज ऑन द हेल्मेरा आइलैंड, नॉर्थ मकुलू ऑफ इंडोनेशिया। इट हैज़ बीन इरप्टिंग एमिटिंग सम 2000 मीटर ऑफ द ऐश क्लाउड, प्रॉम्प्टिंग एन एविएशन वार्निंग एंड पब्लिक सेफ्टी एडवाइजरी। इट इज़ अ एक्टिव स्ट्रेटोवोल्केनो। पिछला वाला भी स्ट्रेटोवोल्केनो ही था, है ना। ये देखिए स्ट्रेटोवोल्केनो, ये भी था, ये भी था। अब आप पढ़ लेना थोड़ा सा स्ट्रेटोवोल्केनो की बेसाल्टिक कंपोजिशन क्या होती है, एसिडिक होता है, बेसाल्टिक होता है, ठीक है। उन सब चीज़ों को थोड़ा सा ज्योग्राफी में देख लीजिएगा। CDRI, ये भी डिजास्टर मैनेजमेंट के ही सेगमेंट में डाला है मैंने, फिलहाल ये न्यूज़ में था। बिकॉज कोलिजन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिश द ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रिजिलियंस रिपोर्ट इवेल्युएटिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर्डनेस एंड रिजिलियंस इन द डिजास्टर सिनारियोज। ये एक्चुअली में बॉडी है CDRI, ठीक है, जिसका एक ही काम होता है, जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रिजिलियंस है, मतलब जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं वो किसी भी तरह के डिजास्टर्स को लेके कितना रिजिलियंट है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में बनाया, जैसे वो अर्थक्वेक को लेकर रिजिलियंट है कि नहीं है, मतलब अर्थक्वेक झेल सकता है कि नहीं, भी पता ही दिल्ली में आपको क्या हुआ था, पिछले हफ्ते की शायद बात है मेरे ख्याल से। यहाँ पे वो पड़ता है आपका ना, देयर इज़ अ प्लेस इन दिल्ली समवेयर लाइक क्लोज टू, आप क्या कह सकते हैं, साउथ ही में जाएगा मेरे ख्याल से वो वाला एरिया, ठीक है। वहाँ पे एक लेक पड़ता है, ठीक है, धौला कुआं मेरे ख्याल से, या एग्जैक्टली धौला कुआं। यहाँ पे एक लेक पड़ता है, वहाँ पे एपी सेंटर था, एंड द एपी सेंटर वॉज जस्ट 5 किलोमीटर डाउन टू अर्थ, ठीक है। तो जिसकी वजह से दिल्ली में सीवियर इंटेंसिटी का यहाँ पे अर्थक्वेक आया था। अब मैं क्यों जा रहा हूँ वहाँ पे, क्योंकि हुआ क्या था, नोएडा साइड में और स्पेशली जो साउथ दिल्ली के रीजन है, वहाँ पे बहुत सीवियर लेवल की बिल्डिंग शेकिंग देखी गई थी, क्योंकि बहुत ही कंजेस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। तो जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करते हैं, वो किसी भी नेचुरल डिजास्टर को लेकर कितना रिजिलियंट है, ये चेक करने के लिए CDRI जैसी संस्थाएं बनी हुई हैं, ठीक है। तो इसने एक रिपोर्ट जारी की थी, उसी के बारे में ये सब कुछ है। तो बस इतना ध्यान रखना कि हाँ, ये संस्था जैसी कोई चीज़ की स्थापना कब हुई थी, व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड, किसके अधीन आता है, ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। कोई रिपोर्ट इंपॉर्टेंट जारी करता है, ये समझिए। और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको ऑब्वियस बात है PDF में मिल ही जाएगी, मुझे बहुत समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, डिजास्टर मैनेजमेंट में अगर आप मेंस का आंसर लिख रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आप इस इन्फॉर्मेशन को और इस रिपोर्ट को इंक्लूड कर सकते हैं। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क मॉडल एंड रिजिलियंस इंडेक्स प्रोवाइड्स द फाइनेंशियल रिस्क मैट्रिक्स फॉर मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर लाइक द लॉजिस्टिक्स, लेट्स से द ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, टेलीकॉम, वाटर एंड द हेल्थ, इन्वेस्टमेंट गैप टू एड्रेस द ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिसिट एंड क्लाइमेट चेंज रिजिलियंस। 9.2 ट्रिलियन एनुअल इन्वेस्टमेंट इज नीडेड बाई 2050, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है, ठीक है। तो ये मोटे मोटे जो फैक्ट है ना, मेंस के आंसर लिखते हुए आप यूज़ कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर रिमेन्स वल्नरेबल टू हजार्ड लाइक द अर्थक्वेक, सुनामी, साइक्लोन्स, फ्लड्स एंड ड्राउट्स, ठीक है। गवर्नेंस चैलेंज क्या है, लो एंड द मिडिल इनकम कंट्रीज दे स्ट्रगल विद द वीक इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नेंस एंड लिमिटिंग द रिजिलियंस एफर्ट, क्योंकि बजट एलोकेशन बहुत ज़्यादा आता नहीं हमारे यहाँ उस चीज़ को लेके, ठीक है। अगेन आई सेड इंटरनेशनल अफेयर्स इज बिकमिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट
फॉर योर UPPCS एग्जाम्स। अभी UPPCS का जो 22 दिसंबर वाला पेपर हुआ था, आपने देखा था अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 क्वेश्चन जो थे डायरेक्टली इंटरनेशनल अफेयर से उठाए गए थे। कौन सा MOU साइन हुआ, कौन सी TT साइन हुई, किस दिन साइन हुई, ये तक इन्होंने पूछ लिया था। ठीक है, हालांकि उन्होंने कॉज एंड रिलेशन वाले क्वेश्चनों में पूछा था, बट कहीं ना कहीं पूछा जरूर था। तो IR से रिलेटेड कोई भी चीज़ आए न्यूज़ में पढ़ लीजिएगा। इस बार इस हफ्ते के लिए आइला इंपॉर्टेंट रहा था, IALA, because India has been elected vice president of International Association of AIDS to Marine Navigation। ये एड्स बीमारी वाला एड्स नहीं है, असिस्टेंस वाला है। ठीक है, तो देयर इज अ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोवाइडिंग एड टू मैरिन नेविगेशन, मतलब हम कुछ समुद्री यातायात से संबंधित बात कर रहे हैं। उसकी पहली फर्स्ट जनरल असेंबली हुई थी सिंगापुर में, वहीं पे भारत को इसका वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। ठीक है, इट इज़ अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू हार्मोनाइजिंग द मैरीन एड्स टू नेविगेशन, ensuring the safe, efficient and environmentally responsible maritime operations। ओके, इट वॉज फाउंडेड इन द 1950, बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। एंड इट बिकेम अ NGO की तरह शुरू हुआ था, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन तौर पे, बाद में इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है 22 अगस्त 2024 को, आफ्टर रेटिफिकेशन बाय द 34 स्टेट्स। इज इंडिया पार्टी टू इट? डेफिनेटली यस, तभी तो वाइस प्रेसिडेंट बना है, बस ये ध्यान रखिएगा। तो हो सकता है एग्जाम में घुमा के पूछ लें, इज इंडिया पार्ट ऑफ IALA? तो आंसर रहेगा यस, क्योंकि इसका वाइस प्रेसिडेंट है अभी। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर जो है सेंट जर्मेनियन एनले फ्रांस में एग्जिस्ट करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है अभी देखा ही थे, सेफ एंड एफिशिएंट वेसल मूवमेंट थ्रू द मैरीन नेविगेशन एड्स, स्टैंडर्डाइज द ग्लोबल मैरीटाइम नेविगेशन सिस्टम्स, प्रमोटिंग सस्टेनेबल मैरीन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड फैसिलिटिंग टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोल्यूशन फॉर द बेटर नेविगेशन सेफ्टी। इंडिया इज होस्टिंग द आइला काउंसिल मीटिंग इन December 2025 एंड कॉन्फ्रेंस ऑफ जनरल असेंबली इन दिस ईयर एट मुंबई। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बस इंडिया उसका वाइस प्रेसिडेंट बना है, ये देख लेना, उसका मेंबर है। ठीक है, और उसके बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, फॉर्मेशन ईयर 1957 था, ये सब देख लिया, हेडक्वार्टर वगैरह देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेगमेंट। अच्छा, इंटरनेशनल अफेयर में लास्ट टाइम याद है हमने क्या पढ़ा था? ठीक है, अबाउट माई फोकस वॉज ऑन Indo-US। ओके, मैंने लास्ट टाइम एक वर्ड पढ़ा था, मैं फिर से उसको थोड़ा सा रिटेट करना चाहता हूँ, US एड। ओके, क्योंकि जब लास्ट वीक आपकी करंट अफेयर तैयार की गई थी तो डोनाल्ड ट्रंप का प्रॉपर स्टेटमेंट आया नहीं था US एड को लेके। उन्होंने बस ये कहा था कि फॉर द नेक्स्ट 90 डेज, यानी कि 3 महीने के लिए US एड के सारे फंड्स को फ्रीज कर दिया गया। US एड एक अमेरिकी मतलब संस्था है जो कि दूसरे देशों में HIV प्रोग्राम्स को लेके, पॉवर्टी को लेके, हंगर एंड स्टारवेशन को लेके और डिजीज़ कंट्रोल को लेके कुछ प्रोग्राम चलाती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि फंडिंग के नाम पे, इन चीज़ों की स्पेसिफिक इशू स्पेसिफिक फंडिंग के नाम पे ये पॉलिटिकल फंडिंग करना शुरू कर देता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में मान लीजिए कुंडाकुलम प्रोजेक्ट बन रहा था रशिया के एड एंड असिस्टेंस से, और US वालों को दिक्कत हुई तो उन्होंने क्या किया, ग्रीन पीस फाउंडेशन, हालांकि US एड वहाँ नहीं इन्वॉल्व था, मैं बस एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि ये किस तरीके से किसी कंट्री को डिस्टेबलाइज करने का काम करता है। तो ग्रीन पीस फाउंडेशन नाम की एक NGO था, उसके थ्रू उसने फंडिंग करा के, मान लीजिए US एड या कोई भी ऐसी संस्था हो सकती थी, उन्होंने यहाँ पे सिविल प्रोटेस्ट कराए थे। ठीक है, लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि न्यूक्लियर मेल्टडाउन हो जाएगा, चेरनोबिल डिजास्टर हुआ था, मतलब अचानक से लोग बड़े जागरूक हुए थे न्यूक्लियर सेफ्टी को लेके। मतलब डॉक्टर कलाम को जाके वहाँ लोगों को समझाना पड़ गया था कि भैया सबको, उस समय कलाम जी जिंदा थे। ठीक है, तब जाके लोग वहाँ पे शांत हुए थे। तो बाद में पता चला था कि इसकी फंडिंग US से आ रही थी, क्योंकि कुंडाकुलम जो था रशियन असिस्टेंस से प्रोजेक्ट चल रहा था, तो US वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद इट। ओके, अब US एड क्यों बार बार न्यूज़ में रहता है, क्योंकि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप बनते हैं उन्होंने क्या किया था, US एड को फ्रीज कर दिया और उन्होंने रुक के बातें कही हैं। पहले उन्होंने ये कहा, उस समय मोदी जी गए थे, तो उन्होंने कहा था कि सम 2.5 ट्रिलियन और 2.3 ट्रिलियन हैव बीन, बिलियन नॉट ट्रिलियन, हैव बीन डोनेटेड टू इंडिया फॉर मेडलिंग इन द पॉलिटिकल इलेक्शंस। ओके, जो इलेक्शंस हो रहे थे अभी आपके 2024 वाले हुए थे, उसमें अराउंड 2.3 बिलियन की फंडिंग वगैरह जो थी US एड को थ्रू इंडिया में की गई थी। अब यहाँ पे लोगों ने बवाल मचाना शुरू कर दिया उस समय कि लगता है राहुल गांधी की पार्टी को दी थी, कांग्रेस को दी थी, अपोजिशन पार्टी को दी थी टू गेन द वोटर टर्नआउट। ये वर्ड डोनाल्ड ट्रंप ने यूज़ किया था, टू रेज द वोटर टर्नआउट, यानी ज़्यादा से लोग बड़ी संख्या में आके वोट करें। उससे अमेरिका को क्या फ़ायदा हो रहा है, इसका मतलब अमेरिका किसी ऐसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा था, ठीक है, जो कुछ फेवरेबल वोटर्स को पैसे से ल्यूर करके या उनको कुछ आज पता ही वोट खरीदे जाते हैं, ठीक है, वो सब करके वोटर टर्नआउट बढ़ाया, मतलब मास वोटिंग हो, बल्क वोटिंग हो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट में। तो उस समय तो लोगों को ये लगा कि अपोजिशन पार्टी वालों को क्या, क्योंकि बांग्लादेश में ये इशू चल रहा था कि वहाँ पे मोहम्मद यूनुस को बिठा दिया US ने, वहाँ की शेख हसीना को रिप्लेस करके, तो ऐसा तो नहीं मोदी जी को हटाने की प्लानिंग चल रही थी। लेकिन बड़ी मज़ेदार बात है कि आज ही सुबह ये स्टेटमेंट रिलीज़ हुआ है ट्रंप से, ठीक है, कि वो जो फंडिंग हुई थी वो रूलिंग पार्टी को की गई थी। अब रूलिंग पार्टी किसका वोटर टर्नआउट बढ़ा रही थी, अब बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं आया।
लेकिन ये पॉलिटिकल सेंसिटिव मैटर है तो इसको अवॉइड करिएगा। मैंने आपके नोटिस में डाल दिया कि यूएस एड बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, रोज़ ही कुछ ना कुछ नया उसमें से सुनने को आ रहा है, ठीक है। तो फिलहाल यूएस एड जो है वो पॉलिटिकल स्पेशली साउथ एशिया में, ठीक है, जो कि हाईली अनडेवलप्ड डेमोक्रेसीज़ हैं, उनकी पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश करता है, ठीक है, इसलिए न्यूज़ में रहता है। तो थोड़ा इससे जुड़ी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। साइंस एंड टेक में लास्ट ईयर हमने शक्ति वगैरह को डिस्कस किया था, इंडिया का इंडिजिनस सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम था, सब कुछ था। इस बार एक माइक्रोचिप भी आई है आपकी, उसको मैंने लिया है, इंडिया से नहीं आई है, हालांकि ग्लोबल लेवल पे आई है। लेकिन इस बार की सबसे बड़ी न्यूज़ जो मुझे लगा वो था ग्रॉक 3 आपका। आपको पता ही लास्ट टाइम मैंने डीप सीक को इंक्लूड किया था, आई थिंक मैंने पढ़ा दिया था आपको डीप सीक के बारे में, कि एक चाइनीज़ कंपनी थी आल्टमैन वगैरह की, इन लोगों ने एक ओपन एआई प्लेटफॉर्म पे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैटबॉट रिलीज़ किया है, चैटबॉट, जिसमें आप चैटिंग कर सकते हैं। जैसे आपको पता ही है मेटा करके व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है, चैट जीपीटी है एक, ठीक है। तो चैट जीपीटी वगैरह क्या करता है, आपने उससे क्वेश्चन पूछो, आंसर देने शुरू कर देता है। लोग उससे ऐसे करा रहे हैं, अपना होमवर्क करा रहे हैं बच्चे। आज देखो फिजिक्स का पेपर कैसा आया है, वो इसीलिए ऐसा है कि लोग गूगल पे कर रहे हैं तभी नहीं सॉल्व हो पा रहा है। सीबीएसई वालों ने ऐसी तैसी कर दी 12th क्लास वालों की, ठीक है। उनका मेजर ऑब्जेक्टिव था कोचिंग को टारगेट करना, या बच्चे जो आजकल ऑनलाइन पढ़ने लगे हैं, या पीवाईक्यू का एनालिसिस करने लगे हैं। तो देखिए सब्जेक्टिव नॉलेज चली जाती है, इसीलिए मैं आपको चाहे करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, देखिए इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट ओनली, ठीक है। बट आई एम ए एजुकेटर ओवर हेयर, ओके। एक एजुकेटर चाहे एक कॉलेज में पढ़ा है, चाहे किसी संस्था से जुड़ के पढ़ा है, उसका काम होता है बच्चों का एजुकेशनल एनलाइटमेंट करना, उनको फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन देना और उनको प्रॉपर चैनलाइज वे में देना। अगर आपके स्कूल उस वे में सक्षम है तो आप वहाँ से करा लीजिए, अगर नहीं सक्षम है तो बच्चे कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव देखेंगे। अब सीबीएसई वालों की ये कहना है कि वी आर टारगेटिंग द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो पीवाईक्यू का एनालिसिस करा के समरी फॉर्म में, तभी मैंने कहा पढ़ना कभी, देखिए चाहे सीरीज के लिए आप पढ़ रहा हूँ चाहे किसी एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पीवाईक्यू का एनालिसिस करके एक सेट फॉर्मेट पे पढ़ने से आपको बहुत डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेगा। आपको डीप स्टडी तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, नो डाउट। हम यहाँ पे चीज़ों को इनकैप्सुलेट करके, बहुत चीज़ों को समराइज़ करके अपनी रैशनैलिटी के बेसिस पे आपको चीज़ों को बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब तक आपके एफर्ट नहीं पड़ेंगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि हर कोई ये क्लासेस देख रहा है, ठीक है। यू हैव टू बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, ठीक है। तो हर एक के इंडिविजुअल एफर्ट भी उतने ही रेलिवेंट होते हैं जितना किसी टीचर का पढ़ाया हुआ, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग द डेप्थ ऑफ एनसीईआरटी और सॉरी दिस सीबीएसई हैव डन वट एवर दे वांटेड टू डू। द इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि ऐसे न्यूज़ से थोड़ा सा अपने आपको टच में रखा करिए, थोड़ा सा डीपली पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल पढ़ेंगे तो पीसेस भी नहीं निकल पाएगा, ठीक है। जैसे उसने मोटा मोटा पढ़ लेंगे, ऊपर से हेडिंग्स देख लेंगे, और जब अगर मैं बहुत डेप्थ में घुसूंगा तो 4 घंटे की क्लास हो जाएगी। तो मैं बस आपको टॉपिक से अवगत करा रहा हूँ कि ऐसा टॉपिक आपको दिखे, छोड़ मत दीजिएगा। साइंस एंड टेक के सेगमेंट में पूछा जा सकता है यहाँ से क्वेश्चन। तो डीप सीक क्यों न्यूज़ में था, डिटेल में बता ही दिया था आपको। अब होता क्या है कि जो एलन मस्क है आपको पता ही है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लीड यही कर रहा है आदमी, ठीक है। ये तब से काफ़ी पहले से प्लान कर रहा था। इसके ग्रॉक 1 और 2 वर्जन पहले ही आ चुके थे। अब रिसेंटली उसने इसी हफ्ते ग्रॉक 3 को रिलीज़ किया है। ये भी आपका चैटबॉट है, ओपन एआई पे बेस्ड। इसको अब तक का स्केरी स्मार्ट वर्जन बोला जा रहा है। 10 टाइम्स द कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज ऑफ द प्रेडिसीजर दैट वाज रिलीज्ड इन अगस्त 2024, यानी कि ग्रॉक 2। ग्रॉक 1 और 2 पहले आ चुके थे, ठीक है। तो एलन मस्क ने अपना नया ग्रॉक 3 रिलीज़ कर दिया है। ये क्या है, बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट है, डेवलप्ड बाय हिज कंपनी XAI। इट वाज रिलीज्ड इन नवंबर 2023 एंड रिलीज्ड ग्रॉक 2 एंड करेंटली है ग्रॉक 3, अभी रिलीज़ हुआ ये। और इसने आते ही सबका सिस्टम बिठा दिया है, ठीक है। सबसे खतरनाक ये आया है, इसको इसने खुद बोला है यहाँ पे, देखिए स्केरी स्मार्ट, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अलग लेवल पे ले जा रहा है। डेवलप्ड बाय एलन मस्क स्टार्टअप XAI, डिजाइन टू प्रोवाइड मीनिंगफुल एंगेजमेंट एंड रियल टाइम इन्फॉर्मेशन एक्सेस प्राइमली थ्रू द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X। आपको पता है X को एलन मस्क ने टेक ओवर कर लिया था, तो बेसिकली यहाँ पे S को भी ये इंटरलिंक कर रहा है, ठीक है। तो हो सकता है किसी क्लॉज में एक ऑप्शन डाल दिया जाए कि वो फेसबुक यानी कि मेटा को अलाइन कर रहा है, या ट्विटर का अब नाम X हो गया, ठीक है। इसके कुछ फीचर्स हैं लाइक रियल टाइम डेटा एक्सेस। आपको पता ही जो पुराना चैट जीपीटी वगैरह आया था, तो उसमें सबसे बड़ा ब्लंडर यही था कि वो रियल टाइम बेसिस पे डेटा नहीं लेता था। उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग में नहीं कर दी गई, उसको बता दिया गया, वहीं से सब कुछ ले रहा था, तो बहुत अपडेटेड नहीं रहता था, ठीक है। उसकी क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं थी। एक कंपेरिजन चार्ट भी डाली है, और ये रियल टाइम डेटा एक्सेस है, एंड दैट मेक्स इट मच स्मार्टर। दैट रिलाइज ऑन द स्टैटिक डेटा सेट्स। ग्रॉक पुल्स अनलाइक मैनी अदर चैटबॉट्स लाइक चैट जीपीटी दैट आर रिलाइंग ऑन द स्टैटिक डेटा सेट, मतलब उनका एक डेटाबेस बना दिया, वहीं से इन्फॉर्मेशन लेके करेंगे। ये रियल टाइम लेता है, ठीक है। इनेबलिंग इट टू डिलीवर टाइमली रिस्पॉन्सेज, और ये अपने रियल टाइम इन्फॉर्मेशन कहाँ से ले रहा है, ट्विटर से, यानी कि X से ले रहा है। इट प्रोवाइड्स यू रियल टाइम रिस्पॉन्सेज ऑन टॉपिक्स रेंजिंग फ्रॉम पॉप कल्चर टू टेक्निकल क्वेरीज। अब देखिए, यानी कि ये जो इंस्टाग्राम की रीलें हैं, वहाँ से लेके ये आपके टेक्निकल क्वेरीज सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा है। इट इज़ हैविंग सम काइंड ऑफ द कन्वर्सेशनल एबिलिटीज। इट कैन एंगेज यूजर्स इन बोथ सीरियस एंड लाइट हार्टेड डिस्कशंस। जैसे कि अभी चैट जीपीटी में देखा गया था, किसी ने उससे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, तो वो कहता है तुम मर क्यों नहीं जाते, उसके रिप्लाईज उठ पटांग आते थे,
यू कमिट सुसाइड, यू आर ऑफ नो वर्थ, नो यूज़। तो उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एथिकल क्वेश्चंस लगाने शुरू कर दिए थे कि भैया आदमी परेशान है, दुखी में, उसका कोई दोस्त हमसफ़र नहीं है। उसने चैट जीपीटी से कुछ क्वेश्चन पूछा, आई एम सो मच डिस्परेट समथिंग। अभी वो जो अतुल वाला सुसाइड केस हुआ था उसमें भी ये मामला उछला था कि उसने चैट जीपीटी वगैरह पे कुछ अपनी प्रॉब्लम को लिख के डाला और कहा कि व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स टू मी। तो उसमें कहा कि यू हैव नो अल्टरनेटिव, इट्स बेटर यू कमिट सुसाइड। तो ऐसे बेवकूफ़ी भरे बयान भी दे रहे हैं। तो कम से कम ये क्या बंदा है, ये जो आपका अभी आया है ग्रॉक, ये लाइट हार्टेड डिस्कशन भी करता है, बुरा नहीं मानता है। चैट जीपीटी तो बुरा मान जाता था, ठीक है। इट कैन ड्राफ्ट इमेज, डिबग कोड, जनरेट आइडियाज, इवन ट्रांसलेट द लैंग्वेजेस। इट इज हैविंग द डायनेमिक इंटरेक्टिविटी, अंडरस्टैंड न्यूसेंस लैंग्वेज इंक्लूडिंग द स्लैंग एंड द इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। मज़ेदार बात है, आपके दोस्त की तरह बिहेव करे। आपने इस पर कमेंट मारा, लेकिन मुझे याद है मैं व्हाट्सअप का मेटा वर्जन यूज़ कर रहा था और मैंने पता नहीं उससे कुछ क्वेश्चन पूछा, कुछ कि केदारनाथ के बाहर वो जो वो लगा हुआ है वो किसकी फ़ोटो लगी हुई है। तो मुझे बेवकूफ़ी के जवाब दे रहा था। तो मैंने कह दिया तुम तो भैया बहुत जानकार आदमी हो। तो वो उसको एज अ कॉम्प्लीमेंट ले गया, मतलब वो मजाक भी नहीं समझ पाता था, ठीक है। एंड इट इज़ हैविंग दिस टेंडेंसी दैट इट कैन मतलब अंडरस्टैंड सम स्लैंग एंड द इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। मतलब आप उसे हंसी मजाक करेंगे, उस पर टॉन्ट मारेंगे तो वो आपको वैसे ही फनी वे में रिप्लाई करेगा। मतलब इट इज़ मोर इंगेजिंग, ठीक है। इसीलिए वो ज़्यादा स्केरियर है जो वर्ड यूज़ किया गया है, मल्टी मोडल कैपेबिलिटीज़। इट एनहांसेज इट द लेटेस्ट वर्जन ऑफ ग्रॉक एनहांसेज द फंक्शनैलिटी बाय प्रोसेसिंग बोथ द टेक्स्ट एंड द विजुअल डेटा। इट इज़ एबल टू अंडरस्टैंड डॉक्यूमेंट्स, डायग्राम्स एंड द फोटोग्राफ्स एंड इफेक्टिवली। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मुझे कोई फ़ोटो दिखाते हैं, उससे मैं इंफॉर्मेशन को एक्सेस करके आपको पूरा 1 घंटे का लेक्चर दे सकता हूँ। एक फ़ोटो आप मुझे दिखा दीजिए, उस एक फ़ोटो में मैं आपको 2 घंटे ज्ञान दे सकता हूँ, ठीक है। अगर मेरी जगह ओशो होते तो शायद आपको 24 घंटे पका सकते थे, ठीक है। और यही एक खास बात इसके अंदर भी है, आप उसको डायग्राम दिखाइए, फ़ोटो दिखाइए और उसको अपना ज्ञान देना शुरू कर देगा, ठीक है। तो दैट मेक्स इज कंपेरेटिवली इंटेलिजेंट। चाइनीज़ स्टार्टअप जो डीप सीक था, इट हैज शॉक द एंटायर एआई इंडस्ट्री लास्ट मंथ, जो हमने लास्ट टाइम के क्लास में डिस्कस की थी, विद द लो कॉस्ट हाई क्वालिटी एआई चैटबॉट, अ डायरेक्ट चैलेंज इज यूएस एम्बिशंस एंड द हेजीमनी। नाउ ग्रॉक 3 जो है उसको चैलेंज कर देता है। बाकी वही कहानी है कि मस्क एंड आल्टन कभी पुराने दोस्त हुआ करते थे। 11 लोगों की एक टीम बनी थी दैट फाउंडेड द ओपन एआई इन 2015। फिर इनके बीच में कोई रिफ्ट हो जाता है जिसके चलते अलग हो गए थे। तो जो एल्टमैन करके बंदा था उससे कुछ इनकी वही, ये तो लगता है बॉलीवुड की कहानी चल रही थी बेसिकली, उसी टाइप की दुश्मनी चल रही थी एनीवे। तो फिलहाल एलन मस्क जो है उसने लीड ले ली है, ठीक है। और कुछ फाइंडिंग्स हैं जिसको आप अपने मेंस के आंसर में यूज़ कर सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य क्या है। एआई एंड मशीन लर्निंग आर ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज वर्ल्ड वाइड, ड्राइविंग कॉम्पिटिटिवनेस एंड इनोवेशन। अकॉर्डिंग टू मैकेंजीज ग्लोबल सर्वे ऑफ एआई, 65% ऑफ रिस्पॉन्डेंट यूजर्स हैव रिस्पॉन्डेड दैट दे वर रेगुलर यूज ऑफ जनरेटिव एआई, डबलिंग द रेट 10 मंथ्स अगो। मतलब 10 महीने पहले और अब में अंतर आ गया कि 10 गुना ज़्यादा एआई को लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। द मार्केट विल ग्रो फ्रॉम $200 बिलियन इन 2023 टू अराउंड 1.8 ट्रिलियन बाई 2030। ये स्टैट्स जो हैं स्टैंडर्ड हैं, मैंने न्यूज़पेपर से कंपाइल किए, इसको आप अपने मेंस के आंसर में आराम से दबा के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक कंपैरेटिव चार्ट लगी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप अपने पीडीएफ से डाउनलोड कर लेना, देख लेना। ग्रॉक और चैट जीपीटी में, ग्रॉक रियल टाइम डेटा को लेता है एक्स से, प्लेटफॉर्म से, ट्विटर से। और जो चैट जीपीटी था, मैंने पहले कहा था स्टैटिक डेटा लेता था फ्रॉम डाइवर्स इंटरनेट सोर्सेज। मतलब कोई आर्टिकल या ब्लॉग जो है आपका बहुत पहले से लिखा गया है, 2009 का आर्टिकल पड़ा हुआ है, उसे अपडेट नहीं किया गया है। आपने कुछ क्वेश्चन पूछा तो चैट जीपीटी क्या करता है, मुझे याद है कोई बुक लिख रहा था तो उसने मतलब चैट जीपीटी का यूज़ कर लिया। बाद में वो प्रूफ रीडिंग के लिए मेरे पास बुक आई, ठीक है, फाइनल ड्राफ्ट करना था, कोलैबोरेशन था हमारा। हमने पढ़ा, हमने कहा भैया ये जो है कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं उनके ये नोट्स मुझे लग रहे हैं, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि उस पर भी मैंने काम किया था। तो फिर मैंने चेक किया तो पता लगा कुछ रिपीटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उनका ऑनलाइन मैटर पड़ा हुआ था, वहाँ से उसने उठा लिया था। उसमें चैट जीपीटी गलती नहीं है, वो ऑनलाइन कुछ भी मैटर पड़ा होता है वहाँ से ही मैटर। देखिए वो होशियार तो है नहीं, उसने कोई आईएएस यूपीएससी की तैयारी तो की नहीं कभी, तो वो इंटरनेट सोर्सेज पे जितना भी फैक्ट अवेलेबल है उसी को उठा के प्रोसेस करके ऐसे लिखना शुरू कर देता है। और ये जो सोर्सेज होते हैं ये कई बार स्टैटिक होते हैं। 2008-9 का कोई आर्टिकल लिखा हुआ जो अपडेटेड नहीं हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी रामसर साइट कन्वेंशन इंडिया में कितने हो गए, 89 हो गए। लेकिन अभी किसी भी कोचिंग साइट के पुराने पे चले जाइए, जो करंट से अपने आप को अपडेट करते हैं उन्होंने तो 89 से अपडेट कर दिया, लेकिन बहुत जगहों पे अभी आपको 85 लिखा मिलेगा। मतलब इस फरवरी से पहले 85 ही थी, अभी 4 बढ़ गए इसमें, ठीक है। कुछ और पहले चली जाए तो आपको 80 भी मिल सकता है, हो सकता है उससे पहले आपको 76 मिल जाए। तो चैट जीपीटी जिस आर्टिकल को रिफ़र कर रहा है डिपेंड करता है, आपका जो आंसर होगा ये वहाँ से आ जाएगा। लेकिन जो आपका ग्रॉक है ये रियल टाइम डिटेल लेगा एक्स प्लेटफॉर्म से। आपको पता है ट्विटर इज़ हाईली अपडेटेड, ठीक है। लोग एक एक सेकंड की, मुझे याद है जब इलेक्शन वगैरह हम लोग फॉलो कर रहे होते हैं, कई बार एक बार मेरा नेट ही नहीं चल रहा था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी वाईफाई में, तो आई वॉज दैट टाइम यूजिंग ट्विटर टू वॉच इवन द क्रिकेट मैच। एक एक स्कोर की खबर मिल रही थी, ठीक है। तो बहुत इलेक्शन वगैरह हो रहे हैं, देखो मज़ा आ जाता है। यूएस का इलेक्शन में पूरा मैंने एक्स पे वॉच किया था, तो बड़ा मज़ेदार इंटरटेनिंग चीज़ है। मॉडल आर्किटेक्चर में डिफरेंस है, ठीक है। इसकी लिमिटेड बीटा है, रिक्वायर्स द एक्स प्रीमियम। और चैट जीपीटी क्या वाइडली एसेसिबल है, फ्री एंड पेड लेयर्स है, ठीक है। ये अप टू डेटेड होता है, ह्यूमरस टोन होती है,
और ये वर्सेटाइल रिस्पॉन्स देता है, बेवकूफ़ी पर भी दे देता है। मज़े की बात है, ग्रुप इज़ लिमिटेड टू एक्स यूज़र्स ओनली, इट लैक्स द इमेज जनरेशन, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इन्फॉर्मेशन में भी आउटडेटेड, ठीक है भाई। कंपैरेटिव चार्ट है। मजोरना 1, ये भी साइंस एंड टेक में आता है एक्चुअली में। माइक्रोसॉफ्ट जो है, जिसके जो हेड हैं वो सत्य नडेला हैं, आपको पता ही है ये तो, ठीक है। इट हैज़ अनवील्ड मजोरना 1 इट्स फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग चिप डिज़ाइन टू मेक क्वांटम कंप्यूटिंग मोर स्टेबल, फास्टर एंड प्रैक्टिकल। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ये मनोरंजन नहीं लिखा है, ध्यान रखिएगा, वो पढ़ने में कई बार कंफ्यूजन आती है। मजोरना 1 लिखा है। ये सत्य नडेला अभी CEO हैं बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट के, उन्होंने अनवील किया है बेसिकली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप। ओके, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। तो इट इज़ अ क्वांटम कंप्यूटिंग चिप डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट टू एनहांस द स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ क्वांटम प्रोसेसर्स। आपको पता है इंडिया में भी क्वांटम टेक्नोलॉजी मिशन चल रहा है। आज भी न्यूज़पेपर में इस आर्टिकल कवर किया मैंने, आज और कल के पेपर्स को कवर करके ही ये न्यूज़ बनाई थी। यूजेज द मजोरना पार्टिकल्स, अ टाइप ऑफ द एक्सोटिक क्वांटम स्टेट टू मिनिमाइज द कंप्यूटेशनल एरर्स। यहाँ पर एक वर्ड आया, इट वॉज यूजिंग टोपो कंडक्टर्स। तो एग्जाम में हो सकता है साइंस टेक में क्वेश्चन प्री में डाल दें, टोपो कंडक्टर्स क्या होते हैं। टोपो कंडक्टर्स यूजेज अ न्यू मटेरियल नोन एज अ टोपोलॉजिकल सुपर कंडक्टर्स। तो टोपो कंडक्टर्स आर बेसिकली टोपोलॉजिकल सुपर कंडक्टर्स, ठीक है। सुपर कंडक्टर पता ही है, एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर पे जीरो रेजिस्टिविटी पे वो करंट की पैसेज करते हैं, इसलिए उनको सुपर कंडक्टर कहा जाता है। एरर रेजिस्टेंट क्यूबिट, स्केलेबिलिटी, ठीक है। इट इज़ डिजाइन टू एनेबल द क्वांटम कंप्यूटर्स टू स्केल अप टू 1 मिलियन ऑफ क्यूबिट्स, ठीक है। क्यूबिट्स आपको पता ही है यूनिट्स होती हैं, ठीक है, कंप्यूटेशन की। टोपो कंडक्टर्स आर अ न्यू क्लास ऑफ मटेरियल यूज टू क्रिएट स्टेबल एंड स्केलेबल क्यूबिट्स फॉर क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है। तो अगर कहीं भी टोपो कंडक्टर न्यूज़ में समझ जाना वो क्वांटम कंप्यूटिंग से डील कर रहा है। These materials exhibit the topological superconductivity, allowing them to support Majorna particles, which help them to reduce the computational errors in the quantum processors, ठीक है। टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड, ये न्यूज़ में रहा था क्योंकि इंडिया का जो स्पेस रेगुलेटर है, ठीक है, उसका नाम है इन स्पेस। उसने टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड रिलीज़ किया गया है फॉर accelerating the growth of space startups and micro, small and medium enterprises by providing them financial support for the commercialization of space technologies। तो बेसिकली इंडिया की एक इसरो तो है ही ऑब्वियस सी बात है, लेकिन स्पेस रेगुलेटरी एजेंसी है इन स्पेस, तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट की होगी। इसने टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड किया है टू फंड एंड फाइनेंस द स्पेस रिलेटेड स्टार्टअप्स एंड MSME। बस आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। तो इट इज़ अ फाइनेंशियल इनिशिएटिव बाय इन स्पेस टू सपोर्ट द ट्रांजिशन ऑफ अर्ली स्टेज स्पेस टेक्नोलॉजीज टू मार्केट रेडी प्रोडक्ट्स। तो टेक्निकली हमको स्पेस रेस में आगे ले जाएगा। इट एम्स टू रिड्यूस इंडियाज रिलायंस ऑन द इम्पोर्टेड स्पेस सॉल्यूशंस, बूस्टिंग द डोमेस्टिक इनोवेशन। इन स्पेस के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसका फॉर्मेशन 2020 में हुआ था अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके हेडक्वार्टर 3 जगह पे, भोपाल, अहमदाबाद और गुजरात में। DBT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का एक नॉर्थ ईस्ट प्रोग्राम जो है वो बजट में अनाउंस हुआ था, ठीक है, इसी बार के बजट में। और ये काफ़ी पहले से चल रहा है, लेकिन एम्फेसिस इस बार के बजट में दिया गया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है, इंडिया की जो 7 सिस्टर्स जिनको आप बोलते हैं, वहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी कुछ काम करने की कोशिश कर रहा है डाइवर्स फील्ड में। तो सिंस 2010 DBT हैज़ कंसिस्टेंटली एलोकेटेड 10% ऑफ इट्स एनुअल बजट टू स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया, जो 7 स्टेट्स, टू ब्रिज द गैप बिटवीन द पोटेंशियल एंड द प्रॉस्पेरिटी। क्योंकि बायोटेक की बहुत ज़्यादा वहाँ पे पोटेंशियल है नॉर्थ ईस्ट सेगमेंट में, ठीक है। The initiatives focus on harnessing endemic bioresources, promoting the biotech education and creating employment opportunities through bio-based entrepreneurship, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। To facilitate the biotech-based development in the northeastern region through conceptualization, implementation, mentoring and monitoring of biotech. Initiate the bio-resource-based entrepreneurship program of the region to uplift the rural economy of the farmers. Research resources, service facilities and platforms to support finance. Implement programs to ensure the human resource development मैचेस द इवॉल्विंग नीड्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन, यानी लॉजिस्टिक डेवलपमेंट भी वहाँ किया जा रहा है। और क्या रीज़न है कि नॉर्थ ईस्ट में DBT को ये प्रोग्राम चलाना पड़ रहा है? बिकॉज आपको पता ही है नॉर्थ ईस्ट इज़ द होम टू ईस्टर्न हिमालयाज विच इज़ अ बायोडाइवर्सिटी hotspot, okay? So it is having a rich biodiversity, home to around 8,000 plant species and 850 plus medicinal plants, having a vast agroclimatic diversity. इंडिजिनस नॉलेज वहाँ के लोगों को बहुत अच्छा है। मेरे जितने भी दोस्त हैं बताते हैं उनको कोई नॉर्मल छोटी मोटी बीमारी होती है दवा लेते नहीं है, फलानी जड़ी बूटी या पत्ती उबाल के पी लिया उनकी बीमारी ठीक हो जाती है, ठीक है। तो उस ट्रेडिशनल नॉलेज को हम कैसे हार्नेस कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इन हर्बल मेडिसिन एंड द ऑर्गेनिक फार्मिंग। एग्री बायोटेक ग्रोथ के लिए भी बहुत स्कोप है वहाँ पे। बायोटेक बेस्ड इंडस्ट्री जो होती है, चाहे एसेंशियल ऑयल की हो, बहुत सारे मसाज ऑयल होते हैं, रिलीफ ऑयल होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं। बायोफ्यूल्स वगैरह के आपको पता है 5 जनरेशन होती हैं, 4-5 जनरेशन, तो वहाँ पर भी वहाँ की जो रिसोर्सेज हैं वो एड कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल्स वगैरह के डेवलपमेंट में एंड प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्रीज़ की फील्ड में। भारत टेक ट्रम्प प्रोग्राम, इट इज़ अ नेशनल इनिशिएटिव टू प्रमोट इंडियाज़ गेमिंग इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंटरेक्टिव
एंटरटेनमेंट रीजन, ठीक है। तो इट वॉज लॉन्च्ड अंडर द क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 टू शोकेस इंडियाज गेमिंग टैलेंट पोटेंशियल। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन है भारत टेक टर्म प्रोग्राम किससे डील करता है, ऑनलाइन गेमिंग से डील करता है, ठीक है। ये भी वहाँ सैन फ्रांसिस्को में कॉम्पिटिशन हो रही है, तो ये इंडिया को वहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस, एक्चुअली में इंडिया रिसेंटली बिकेम द सेकंड कंट्री टू लॉन्च द इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस फॉर द पायलट्स, बिकमिंग द सेकंड कंट्री आफ्टर चाइना टू इम्प्लीमेंट द डिजिटल पायलट लाइसेंसेस। बस इतनी सी न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। EPL is a digital license for the pilots, replacing the physical licenses which is accessible via the EGCA mobile application, ठीक है। इकोनॉमिक्स में एक स्कीम काफ़ी न्यूज़ में है जो भी लॉन्च हुई है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ऑब्वियसली बात एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करती है। ये 2025 के यूनियन बजट में अनाउंस हुई थी। हम लोग यूनियन बजट का सेपरेट क्लास कराएंगे तो वहाँ पे डिटेलिंग में ले लेंगे। यूनियन बजट में क्या होता है, कुछ फ्लैगशिप स्कीम को अनाउंस कर दिया रहता है, ठीक है, कि इसकी सेक्टर में हमको काम करना है। फिर धीरे धीरे साल भर ये पॉलिसीज रिलीज़ होती हैं और पॉलिसीज एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 4 पॉलिसी पूछते ही पूछते हैं। तो PM धन धान्य कृषि योजना आपकी यूनियन बजट में लॉन्च हुई थी, ये ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू बूस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, अ कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम टू एनहांस फार्म प्रोडक्टिविटी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इरीगेशन एंड स्टोरेज फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी लॉजिस्टिक्स, ओके, जो सिलोज वगैरह बनते हैं, वेयर हाउसेज वगैरह। रुपी एंड द डॉलर स्वैप ऑप्शन, ठीक है, ये भी आज ही के न्यूज़ में था इसलिए मैंने इसको ले लिया था। ये क्या है, अ टूल यूज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू मैनेज लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी एंड स्टेबलाइज द करेंसी वोलेटिलिटी। तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं, बाई फेस और सेल फेस। पहला जो फेज़ होता है, फर्स्ट लेग, उसको बाई फेस बोलते हैं, जिसमें बैंक शो होते हैं, वो जो आपके USD होते हैं, मतलब आपको डॉलर शो होते हैं, उसको RBI को बेचता है, पैसे ले लेता है इंडियन रुपये की फॉर्म में। और जो रिवर्स लेग होता है उसमें क्या होता है, बैंक शो होते हैं, वो USD को दोबारा खरीद लेते हैं पैसे देके, ठीक है। तो बस यही चीज़ है, ये स्वैप, ये भी RBI ने कुछ वो किया था, बैंक सेल US डॉलर इन RBI फॉर एक्सचेंज ऑफ रुपीज़ एंड एग्री टू रिपर्चेज डॉलर। बस टर्म याद रखना। इन्वायरमेंट इकोलॉजी में मैंने एक ही टॉपिक इंक्लूड किया है इस बार, जो कि काफ़ी न्यूज़ में था, महाकुंभ के चलते हुए। वहाँ पानी की टेस्टिंग की गई और पाया गया फिशल कॉलीफॉर्म, एक तरह का E. coli बैक्टीरिया जो होता है, जो इंटेस्टाइन में, गट्स में पाया जाता है और ह्यूमन एक्सक्रीटा या एनिमल एक्सक्रीटा में भी पाया जाता है। इसकी प्रेजेंस मिली है। ये डिबेटेबल है क्योंकि आदित्यनाथ ने इसका खंडन किया है, उन्होंने कहा हमने भी सर्वे सैंपल कराया है और है, लेकिन मैंने इसको कवर किसी रीज़न से किया। इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी में 2 बॉडीज़ होती हैं, ठीक है। वन बॉडी इज़ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, और दूसरी जो बॉडी होती है वो होती है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये दोनों ही बॉडीज़ इस रिपोर्ट के चलते न्यूज़ में आ गई थी। एक्चुअली में जो सैंपल सर्वे हुआ था ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने किया था और NGT के डायरेक्टिव्स पे किया था, ठीक है। NGT को रिपोर्ट सबमिट की थी, तभी ये मामला न्यूज़ में आ गया। अपोजिशन पार्टी ने बवाल मचाना शुरू कर दिया कि नहाने लायक पानी नहीं, वो नहीं है, तो आदित्यनाथ जी को भी काउंट करना पड़ गया और यूपी से रिलेटेड है। तो आप इन 2 बॉडीज़ को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें पॉलिटी में भी आती हैं और साथ साथ में इन्वायरमेंट में भी आती हैं। न्यूज़ में से हाई लेवल्स ऑफ फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया वर डिटेक्टेड इन द गंगा एंड यमुना रिवर्स एट प्रयागराज ड्यूरिंग द कुंभ एज पर द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल रिपोर्ट विच वॉज सबमिटेड टू NGT। तो NGT के बारे में देख लीजिए। ऑब्वियस सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये स्टेट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि NGT एक्ट 2010 के द्वारा बनाई गई थी। स्पेशलाइज्ड जुडिशियल बॉडी विद द पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट टू एजुकेट ऑन द एनवायरमेंटल केसेस गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एंड पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल। जिसने प्रदूषण फैलाया है वही उसके कॉन्सिक्वेंसेस को बियर करेगा या पे करेगा, ठीक है। जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है आपका, ये अबाउट वही NGT एक्ट 2010 के द्वारा बना था, रिजॉल्विंग द एनवायरमेंटल इश्यूज़। केस रेजोल्यूशन इसको 6 महीने के अंदर करना होता है। सुमोटो पावर होती हैं जो उसको 2021 से मिल गई थी। रोल्स इसके एडजुडिकेटरी होते हैं, प्रिवेंटिव होते हैं, रेमेडियल होते हैं। इट इज़ नॉट बाउंड बाय CPC और इंडियन एविडेंस एक्ट या फिर भारतीय न्याय संहिता। इट इज़ गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, ओके। ये सब चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। इंडिया इज़ द 3rd ग्लोबल कंट्री टू कम अप विद सच एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल इन फॉर्म ऑफ द NGT। और NGT इतनी चीज़ों के अधीन में आने वाले केसेस को देखते हैं, जैसे वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 1974, 1977 फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, एयर पोल्यूशन एक्ट 1891, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पब्लिक लाइबिलिटी एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। इतने सिविल केसेस NGT देखेगा, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा NGT के बारे में अच्छे से देख लीजिएगा। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक परमिसिबल लिमिट सेट की है 2500 यूनिट्स। ये सब आपको डिटेलिंग नहीं देखनी है, ठीक है, उन्होंने क्योंकि मना कर दिया। हमारा फोकस सिर्फ संस्थाओं पे है, ये इन्वायरमेंटल एजेंसीज क्योंकि हैं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना 1974 में हुई थी सितंबर में, अंडर द 1974 वाटर प्रिवेंशन एक्ट, यानी कि इट इज़ ऑल्सो अ स्टेट्यूटरी बॉडी, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडी होती है जिनको लेके कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्पेसिफिक आर्टिकल दिया जाए। इसके फंक्शन क्या होते हैं, प्रमोट द क्लीननेस ऑफ द रिवर्स, स्ट्रीम्स, वेल्स इन डिफरेंट स्टेट्स बाय प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एयर टू प्रिवेंट, कंट्रोल और अबेट एयर पॉल्यूशन इन द कंट्री, यानी हवा पानी दोनों से डील करता है, ठीक है। बाकी वही सब E. coli बैक्टीरिया के बारे में है। इम्पैक्ट क्या होते हैं, अगर वहाँ पे ये सब फिशियल बैक्टीरिया बढ़ जाएगा तो जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो बढ़ जाती है, और जो आपका कॉन्टेमिनेंट फ्रॉम सीवेज होते हैं, COD बोलते हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड,
वो भी आपका बढ़ जाता है। तो ये इसका इम्पैक्ट है, किसी क्लास में पूछ सकते हैं। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम द एनवायरनमेंट सेगमेंट एज वेल एज द वीकली करंट अफेयर एनालिसिस। आई हैव ट्राइड टू डू एज शॉर्ट एज पॉसिबल, ठीक है। इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में मेंस के क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर पाएगी, इस तरीके से मेंस के क्वेश्चन बन पाते हैं, बट आई हैव टू टेक केयर ऑफ द टाइम लिमिट। मैं एक सब्सिक्वेंट लेक्चर कराने की कोशिश करूँगा मंथ एंड में, जिसमें इस महीने करंट अफेयर को लेकर जितने भी प्री और मेंस के क्वेश्चन बन सकते हैं अलॉन्ग विद योर ऑप्शंस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। सी यू ऑल वेरी सून इन अवर नेक्स्ट लेक्चर।